कैसे हैं आप सभी। मैं होली में क्या हुआ कि घर पहुंचा और बुधवार को उसी दिन होली थी और ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक पी लिया। वो शायद एक्सपायर्ड था या क्या था ये नहीं पता, खरीद के लेकिन पिया था। फ्री वाला रहता है तो समझ भी आता है। तो पिया, उसके बाद उन्होंने राजधानी में जो नाश्ता दिया उसमें भी लगा मुझे कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जो तबीयत खराब हुआ, मतलब 3 दिन में 3 केजी वजन घट गया। घट गया, कुछ खाना वाना खा नहीं पा रहा हूँ। अजीब, मतलब हमेशा अजीब तबीयत लग रहा था। तो फिर होली बहुत खराब बीता। फिर जब तक ठीक हुआ तब तक आने का टाइम। यही होता है ना, छुट्टी मतलब अब ऐसा लगता है कि अपने घर भी जा रहे हैं तो आप टूरिस्ट के रूप में बैग से कपड़े निकाल निकाल के पहनिए। जैसे वो कपड़े खत्म होने वाले रहेंगे मतलब कि आपके जाने का टाइम। मैं 2010 में कलकत्ता से निकला था, मतलब जहाँ मेरा घर है। 6 महीना का सोच के जो 6 महीना में जाऊंगा, कुछ होगा थोड़ा सा देख के, और फिर रिटर्न चला आऊंगा। अभी तक रिटर्न नहीं जा पाया हूँ। 2010 से 2026 आ गया, 16 साल हो गए, अभी तक घर नहीं जा पाया। और अब इस जन्म में संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई जॉब है नहीं। एकदम सबसे, मतलब क्या बोले, हालात बहुत ख़राब है वेस्ट बंगाल में। जॉब बोल के कोई चीज़ नहीं है। मतलब सबसे वर्स्ट स्टेट में अभी इकोनॉमिक कंडीशन में है, आर्थिक रूप से। कोई कुछ बोलता है उससे मतलब नहीं, हम लोग वहाँ रियलिटी देखते हैं। तो इसीलिए वहाँ जॉब है नहीं, और आपका जहाँ जॉब नहीं है वहाँ पे आप कोई भी यूजलेस है। क्या करोगे, चुपचाप घर में बैठे रहोगे, खाओगे क्या। तो इसीलिए वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो भटकते रहो। बताओ, अब मुझे तो खुद ही आप पता नहीं कि मैं हूँ कहाँ का। कोई मुझसे पूछता ना कि सर आप कहाँ के हैं, अब तो वही लग रहा है मुझे भी। देखो, जन्म मेरा बिहार में हुआ लेकिन मैं वहाँ कभी रहा नहीं। जब ये 2 या 1 क्लास में था तो मेरे पेरेंट्स मुझे वेस्ट बंगाल लेके गए। तो मेरा पालन पोषण, पढ़ना लिखना, दोस्त यार, समाज सब है वेस्ट बंगाल में। जन्म हुआ बिहार में। जॉब करने के लिए दिल्ली आ गया, दिल्ली में जॉब किया। फिर गया पटना 6 साल, वहाँ जॉब किया। फिर आ गया दिल्ली, वहाँ जॉब किया। अब हरियाणा में पाया जा रहा हूँ। जिस रफ्तार से मैं इधर इधर की तरफ आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक दिन इस्लामाबाद ना पहुंच जाऊं। वेस्ट की तरफ चलते जाइए। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट में हमने कितने रूल पढ़े थे? 7 हो गए थे। 4। पहला था कि पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। दूसरा क्या था भाई? इट इज टाइम। और एक हैड बेटर हैड रेदर, उसमें 2 थे, तो 4 हो गए। लिखिए रूल 5। ये वर्ड है, इसके लिए रूल है। एगो। एगो मतलब होता है पहले। लिखिए, एगो मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड इन, ago must always be used in past indefinite tense. Ago must always be used in past indefinite tense. हिंदी। ago का प्रयोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में करें। 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 ago का हिंदी होता है पहले। अब 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला, रवि हैज कम हियर। रवि हैज कम हियर अ वीक अगो। रवि हैज कम हियर अ वीक अगो। नेक्स्ट, रवि had come here 10 years ago. Next, Ravi came here a few days ago. Next, this all, this all नहीं, all these, ठीक है। all these things, all these things has happened,
ऑल दिस थिंग्स हैपेंड हैज हैपेंड अ ऐसा था फोर्थ क्या था बोल रहा हूँ अ मंथ आगो। तो 4 क्वेश्चन है, सही गलत बताना है सिर्फ। हाँ केम। तो कौन कौन से सही है भाई? हमने लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट इन डेफिनेट में होगा। अगर सेंटेंस में कहीं पे भी एगो लिखा है तो कोई भी सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर हमेशा ये होगा ना, सब्जेक्ट प्लस V2 होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो डिड जोड़ देना। तो ये भी गलत है, सारे गलत है। केम। इन्होंने पास्ट परफेक्ट लिखा, ज्यादातर पास्ट परफेक्ट लिख के क्वेश्चन आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि पास्ट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। पास्ट परफेक्ट भी गलत इंग्लिश है। आगो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होगा, सेकंड फॉर्म ही चाहिए। तो यहाँ पे ये एक सही है, थर्ड। और ये तो जब आया था एग्जाम में तो ये तो ऐसे ही पकड़ा गया था कि थिंग्स है, प्लुरल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लुरल ही होनी चाहिए। तो बच्चे जानते तो थे ही कि यहाँ पे हैव होगा, लेकिन लकीली ऐसा था, ए बी ऐसे करके लिखा हुआ था, थोड़ा सा आगे कुछ अलग लिखा हुआ था। तो सबने आंसर भी दिया सही था, लेकिन ये हैज से हमें मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास एगो है और एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म के लिए होना चाहिए। तो हैज को हटा देना था बस। तो एगो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म में होता है और किसी भी जगह यूज नहीं कर सकते। एक बाद में आएगा एक्सेप्शन, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो आगे बढ़ सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, रूल नंबर 6 लिखिए। पास्ट एनी पास्ट साइंटिफिक इन्वेंशन और एनी पास्ट साइंटिफिक इन्वेंशन और discovery must be written in past indefinite tense. Any past scientific invention or discovery must be written in past indefinite tense. हिंदी, पास्ट के किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार या खोज को, पास्ट के किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार या खोज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। पास्ट के किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार या खोज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। वैज्ञानिक आविष्कार या खोज को पास्ट इंडेफिनिट में लिखें। इन्वेंशन मतलब जो चीज नहीं था पहली बार आपने बनाया तो वो इन्वेंशन है। डिस्कवरी मतलब जो ऑलरेडी था, हमें नहीं पता, जब हमने खोजा तो उसे डिस्कवरी कहते हैं। जैसे फैन, एसी, बल्ब, ये सब क्या इन्वेंशन, क्योंकि पहले नहीं था। लेकिन अमेरिका, इंडिया ये सब थे, लेकिन जब कोलंबस ने खोजा तो वो हमें डिस्कवरी कहते हैं। क्वेश्चन एक आया था, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक तो फिलर में आया था। क्वेश्चन आया था, अमेरिका डैश बाय कोलंबस, ये एक आया हुआ है, और एक थॉमस एडिसन से आया था। इसका ऑप्शंस रहा डिस्कवर्ड और दूसरा वॉज डिस्कवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, थॉमस एडिशन had invented the bulb।
थर्ड क्वेश्चन, द बल्ब was invented by Thomas Edison. Next question, who invented the machine gun? Who invented the machine gun? Next, who discovered that place? तो बताइए भाई, पहला डिस्कवर्ड या वॉज डिस्कवर्ड? अब देखो लॉजिक समझो, हम पढ़ रहे हैं क्या भाई? टेंस। तो जो टेंस आप पढ़ते हैं ना, उसे नॉर्मल इंग्लिश में हम जो टेंस पढ़ रहे हैं, तो आप वॉइस भी पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो वो जो एक्टिव वॉइस कहते हैं वही टेंस भी है। जो टेंस के नियमों को मानते हैं उसी को अब एक्टिव भी कहते हैं। तो अब लॉजिक क्या है? अब हमें पता है कि वॉइस वॉइस दो होते हैं, एक कहते हैं एक्टिव वॉइस और एक पैसिव। एक्टिव मतलब जब हम खुद से कार्य करते हैं, मतलब खुद से कार्य करना। जब आप खुद से कार्य करते हैं तो एक्टिव कहते हैं। कार्य जब खुद से नहीं होगा, कार्य जब स्वयं ना हो, स्वयं ना हो, तो हम उसे पैसिव कहते हैं। तो जो आप टेंस पढ़ रहे हैं, हर टेंस का फ्यूचर छोड़ के एक कॉन्टिन्यूअस को, हर टेंस का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा रूल, ये जो आपने टेंस का रूल पढ़ा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट। जब हम खुद कार्य करेंगे, जैसे किसने एटम बम का आविष्कार किया, तो जिसने भी किया उसने खुद किया। जितने भी आप पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन दिख रहे हो, रवि यहाँ 1 सप्ताह पहले आया था, तो कौन आया? हाँ, रवि खुद से आया। तो सारा कार्य वो खुद से हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब ही होता है जो कार्य करे या जिसकी बात हो रही है। हाँ? वो हुआ था, चीजें घटना घटी थी। घटना, अब जैसे कि खुद से, नदी तो खुद से बहती है ना, तो ऐसा तो है कि जो नॉन लिविंग होगा वो खुद से नहीं होगा। हवाएं तो खुद से चलती हैं, तो वो भी लॉजिक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने ये जो पढ़ा, जो टेंस में लिखा, उसे हम एक्टिव कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव भी होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, वॉज या वर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। एक्चुअली हम वॉइस पढ़ नहीं रहे हैं, बट एक क्वेश्चन टेंस में आया हुआ है फिलहाल में, प्रीवियस ईयर में, इसलिए हमें चाहे तो वॉइस में पढ़ो या टेंस में, लेकिन टेंस में ही पूछे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए। अमेरिका खुद से खोजा गया था या किसी के द्वारा? किसी के द्वारा। हाँ, हमें यह पता है कि अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ये, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने खुद से खोजा था, तो देखो टेंस में एक्टिव में आ गया, तो ये ठीक है। लेकिन अमेरिका खुद से नहीं खोजा गया, किसी के द्वारा, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और ये ऑप्शन भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। बट अगर हम खुद से करेंगे तो ये आता है टेंस वाला, खुद से नहीं होगा तो ये आता है, तो इसलिए इसका आंसर बी था। दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम वॉइस की बात वॉइस चैप्टर में करेंगे, बस एक क्वेश्चन के लिए हमें लिखना पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना, पैसिव का मतलब होता है जब कार्य खुद से नहीं। जैसे मैं क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट, लेकिन अब मैं क्रिकेट को पहले लिख दूं, क्रिकेट तो खुद से खेला नहीं जाएगा, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाई मी, तो
कोलंबस ने खुद से खोजा, एक्टिव। अमेरिका के को खोजा गया था कोलंबस के द्वारा। और जनरली हम जब बचपन में पढ़ते थे वॉइस, तो बाई प्लस सब्जेक्ट आता था ना पैसिव में, हम उससे भी बना सकते थे फिलहाल के लिए। अब थॉमस एडिशन ने खुद से बल्ब का आविष्कार किया था तो एक्टिव है, लेकिन होना चाहिए था पास्ट इन डेफिनेट, तो हेड को हटाना था आपको। थॉमस एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन अब देखो हमने बल्ब लिख दिया। अब बल्ब तो खुद से हुआ नहीं होगा, यहां वॉस था ना। अब बल्ब तो खुद से हुआ नहीं, तो बल्ब का आविष्कार किया गया था थॉमस एडिशन के द्वारा, तो ये भी ठीक ही था। बस यही था कि ये कौन सा वॉइस था, पैसिव। किसने मशीन गन का आविष्कार किया था, ठीक ही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसने उस प्लेस का को खोजा था, ये भी ठीक है। तो कोई भी डिस्कवरी या इन्वेंशन आए तो पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन में एक तो ये वॉइस वाला दिया था, और जनरली पास्ट परफेक्ट वाला लिख के देंगे, जैसा ये है हैड इन्वेंटेड टाइप का ज्यादा लिखा जाता है। तो इन्वेंशन या डिस्कवरी कोई भी हो साइंटिफिक, उसे सिर्फ और सिर्फ पास्ट इन डेफिनेट में लिखेंगे। मैं जानता था कि ये अभी तक किसी ने पूछा क्यों नहीं। आइए लॉजिक देखते हैं। हाँ ये जरूर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम ये जानते हैं कि कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली पता है ना, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हुज, हुम, हाउ, व्हाट, ये सब डब्ल्यू एच कहलाता है। तो किसी भी डब्ल्यू एच के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर जो भी बकवास है, तो वो हुआ क्वेश्चन मार्क। लेकिन किसी भी डब्ल्यू एच के ठीक बाद अगर आपने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, फिर आगे जो भी लिखो तो वो हो जाएगा फुल स्टॉप। इसका इकलौता एक्सेप्शन है हु का प्रयोग यदि पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक में हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना लिखे। तो ये सबके लिए यही रूल है, सिर्फ एक्सेप्शन है हु, और वो भी सिर्फ दो ही टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ये एक अलग है जो आप लोग मतलब यूज तो हम करते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं देते थे। इसका इकलौता एक्सेप्शन लिख देता हूं, लिख ही लो, घबराना मत। ये तो कम दिखेगा एक्सेप्शन, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं या पहले भी लिखा होगा, ध्यान रखना ये 5 स्टार है। कोई भी किताब उठा के आप देखोगे टेंस में, इससे किसी भी किताब में, कोई भी राइटर का किताब हो, मिनिमम प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चन मिनिमम दिखेंगे आपको, मिनिमम कह रहा हूं। वो क्या करेंगे, अंत में फुल स्टॉप देंगे और डब्ल्यू एच के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा। और यही चीज आपको नरेशन में भी पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एक्सेप्शन लिख देता हूं, डोंट लिख दीजिए, डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब, डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब विथ हु इन interrogative sentence, in interrogative sentence, in present indefinite and past indefinite tense। इकलौता एक्सेप्शन है बस, डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब विथ हु इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये मुझे गुजरात से कौन फोन कर रहा है, कस्टमर केयर वाले गुजरात से करते। हिंदी लिखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करें। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करें, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करें। जैसे कि आप बोलते तो हैं हु रोट द रामायण,
हु रोट द रामायण। क्यों? क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट था, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख सकते हैं। हम बोलते थे हु प्लेज चेस, हु प्लेज चेस। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आगे बढ़ सकते हैं। 100% कहीं आज तक लिखा ही नहीं गया है, किसी भी, ना तो न्यूज़पेपर मैगजीन्स किताब, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर मैं कहूं हु डिड इन्वेंट द मशीन गन, ये कहीं सुना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो है ही नहीं रूल, तो हम यूज कैसे करें। आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चंस पूछा करिए। अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो बहुत तरीके हैं वो, और उससे आपको क्लैरिटी आती है। चलो अब 2-4 क्वेश्चन लिख ही देता हूँ प्रीवियस ईयर का। जब इतना नोट लिखा है तो 2-4 क्वेश्चंस भी कर डालो इसी से। क्वेश्चन ये एक सीजल में आया था, द पासर भाई आस्क्ड मी वेयर was the मैरिज हॉल, फुल स्टॉप। ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट, when he stole the money and where did he keep it? Question mark. Next, she asked me what was the time. Next, who played chess? Next, I don't know who sorry, who नहीं था, what, I don't know how had they done the task, full stop। और नरेशन में तो ऐसे कम से कम सैकड़ों क्वेश्चंस में, आप प्रीवियस ईयर में जो भी इंट्रोगेटिव का ऑप्शंस होंगे उसमें एक ऑप्शन इस टाइप का पक्का होगा नरेशन में। एक तो टाइम वाला क्वेश्चन आया था, एक मैरिज हॉल से आया था, और एक मनी के चोरी वाला। ये तो आपको आपका जो शीट दिया जाएगा उसमें भी ये मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, और बाकी नॉर्मल। हमेशा देखिए अंत में क्या है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, उसी से डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि इसी को बदल देना और फुल स्टॉप कर देना। अंत में जो साइन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना होता है। मतलब जब ये क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो आपका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए, दोनों ही मेन यही है। ये तो इन्होंने एक पूछा तो हमने हु पे बात की। तो पहला बताइए सही गलत। अंत में क्या है भाई, फुल स्टॉप है, तो डब्ल्यू एच कहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो डब्ल्यू एच के ठीक बाद आप हेल्पिंग वर्ब क्यों दे रहे हैं, ये दिख रहा है हमें सब्जेक्ट, और ये दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, जो भी है यही है आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ यही है। तो ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जबकि हमारा अंत में फुल स्टॉप है। तो ये वॉज यहां नहीं लिख सकते हैं, ये वॉज को यहां पे लिखना होगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। द पासर बाई आस्क्ड मी वेयर द मैरिज हॉल वॉज, वेयर वॉज नहीं, क्योंकि अंत में फुल स्टॉप है, और जब फुल स्टॉप है तो डब्ल्यू एच के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब चलेगा जो भी आए। दूसरा में देखो अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो जहां भी डब्ल्यू एच है उसके ठीक बाद पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो देखो ये रहा डब्ल्यू एच, सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, ये तो ग्रामेटिकली गलत है। तो ये कौन सा टेंस दिख रहा है, स्टोल कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या था,
डिड, तो व्हेन डिड ही, और डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डिड ही स्टील द मनी, एंड देखो अगले में ठीक है फिर WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। तीसरा, पहला और तीसरा सेम क्वेश्चन आया था, ये रहा आपका WH, पहले हेल्पिंग वर्ब दे रहे हो, बाद में सब्जेक्ट दे रहे हो, तो ये तो गलत आंसर है। वेयर, सॉरी, व्हाट द टाइम वॉज, ये तो ठीक ही है, क्योंकि हु पास्ट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आए तो डायरेक्ट उसके बाद वर्ब आता है, नो एरर। फिर ये गलत है क्योंकि अंत में हमारे पास फुल स्टॉप है। हाउ हैड दे, या हाउ दे हैड, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, रिवर्स होना चाहिए, पहले दे आना चाहिए था, फिर उसके बाद हैड आना चाहिए। तो अंत में आपको देखना है कि फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क। सीजल में क्वेश्चन आया था, माई बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड मी, माई बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट वॉज आई, तो व्हाट वॉज आई नहीं, व्हाट आई वॉज होना चाहिए था। जैसे कि हम बोलते हैं नॉर्मल एक समझने के लिए, हम कहते हैं हु आर यू, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मुझे उसी को आई डोंट नो हु यू आर, फुल स्टॉप, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब है, फुल स्टॉप है तो WH के ठीक बाद, क्योंकि एक ही शब्द के दो हिंदी होते हैं, हु कौन, जो, व्हाट का अर्थ क्या भी होता है, जो भी होता है, वेयर का हिंदी कहाँ भी होता है और जहां भी होता है। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, आई डू नॉट नो वेयर आई एम गोइंग, मुझे नहीं पता जहां मैं जा रहा हूं, तो इसलिए एक ही शब्द के दो हिंदी होते हैं। हाउ, कैसे, हाउ आर यू, कैसे हो, आई डोंट नो हाउ आई एम, मुझे नहीं पता जैसा मैं हूं, तो हाउ का अर्थ कैसा भी होता है और जैसा भी होता है। वेयर का अर्थ, वेयर आर यू, कहाँ हो, आई डोंट नो वेयर आई एम, मुझे नहीं पता जहां मैं हूं, तो कहाँ भी होता है और जहां भी होता है। हु आर यू, हाँ हाँ हाँ, तो वही मेन वर्ब है ना, वर्ब कहाँ है और, अरे पगले सब माया है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। अच्छा, व्हाट, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा, माई बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड मी हु यू आर या व्हाट यू आर, व्हाट होगा या हु होगा। माई, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, माई बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड मी हु आई वॉज, सही गलत अब बताओ। अब तो ठीक भी है, पहले सब्जेक्ट आ गया, अब थोड़ा एक लेवल और चले जाएंगे जब पागल करना होगा तो। आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे नाम पूछेगा, अबे ये कैसा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड और नाम ही एक दूसरे का नहीं जानते हैं। बेस्ट फ्रेंड नाम नहीं पूछेगा, हो सकता है औकात पूछ ले आपसे, औकात गला भी बैठा है अभी तक। तो व्हाट, कोई आपसे अगर आपसे पूछे हु आर यू, नाम क्या है, लेकिन अगर ये पूछ ले व्हाट आर यू, मतलब तेरी औकात क्या है, तो ये बड़ी बेइज्जती की बात है रे भाई। तो जैसे ही पूछे कि व्हाट आर यू, तो बोल देना वही हूं जो तुम्हें तुम्हारे घर के साथ, जमीन के साथ, पापा मम्मी के साथ, भाई बहन के साथ खरीद सकता हूं। क्योंकि बात उसने शुरू की ना, छेड़ेगा तो फिर छोड़ना नहीं है। हु आर यू बोले तो समझ आता, नाम पूछ रहा है, व्हाट आर यू पूछे, तुम्हारी औकात पूछ ली, तो जब औकात पूछ ही लिया तो नाप दो फिर। बेस्ट फ्रेंड किस बात का है, ये फ्रेंड नहीं है, स्नेक इन द ग्रास। बताइए, अगर किसी को फेल करना हो तो ये क्वेश्चन नहीं देगा, और आप प्रीवियस ईयर को जब नेट पे सर्च करेंगे तो ये क्वेश्चन दिखेगा। सुनने में अच्छा लग रहा था, हु आई वॉज, तो हु का प्रयोग होता है, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या हो, मतलब व्हाट का अर्थ होता है स्टेटस,
आपका औकात पूछ रहा है कोई आपसे, औकात। तो कुछ भी पूछे, ये नहीं बोलना कि व्हाट आर यू, माय नेम इज पप्पू, तो तू पप्पू ही कहलाएगा, नाम से ही नहीं। इसलिए सोच लो क्या बोल रहा है वो। और होली कैसे मनाया आप लोगों ने? यहीं थे ना? गौरव सर के कपड़े फाड़ दिए थे आप लोगों ने। वैसे ही उतने दूल्हे पतले हैं वो, ठंड उंड लग गई होगी। हर साल उनके कपड़े फटते हैं, हर दिवाली होली में देखा है। हाँ भाई साहब, गुरु शिष्य परंपरा तक मैं कायम हूँ, इसीलिए। और पर्सनल लाइफ हमारा अलग है। आप मुझसे पढ़ते हैं, मेरा वही, मैं पुराने ज़माने में अभी भी फंसा हुआ हूँ, टाइम जोन में पिछला फंसा हुआ हूँ। हमारे लिए अर्थ होता था कि माँ बाप और गुरु एक जैसे होते हैं, तो मैं अभी भी वही चलता हूँ। आप मेरे दोस्त नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हैं। दोस्ती की कोई कोशिश गुंजाइश नहीं है। पूछना जितना है पूछ लो, वो मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन और सर कैसे हैं, चलिए बाहर खाना खाया जाइए, जरूरत नहीं है। पास होने के बाद मुझे शक्ल तक मत दिखाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पुराने स्टूडेंट से मिलना उलना। पास हो जाना, पास होने से पहले तक तुम कभी भी देखो मुझसे मदद ले सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल मिलूंगा। मैं हर बैच में अपना पर्सनल नंबर तक इसलिए देता हूँ ताकि अगर कहीं क्वेश्चन आए, कहीं ना आंसर मिले, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं ऑथेंटिक आंसर नहीं भी जानता हूँ तो खोज के बता दूंगा। लेकिन पास होने के बाद बिल्कुल मत दिखना। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि फलाना के साथ सेल्फी लिया जाए, ये मेरा स्टूडेंट है, कर दी ना छोटी बात। अब तुम कुछ और सोच रहा होगा। चलो इधर, रोल नंबर 7। पास होने तक आप हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद आपका मन, मैं थोड़ा देखने जाऊंगा कि तुम क्या कर रहा है। तुम अच्छा लाइफ जियो, हम तो अच्छा जी ही रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि हम खराब चल रहे हैं। आप जितना कमाएंगे उतना भगवान के दया से उसका आधा हमको मिल ही जाता है। मजाक कर रहा था। लिखिए, जनरली जनरली if any past word is generally if any past word is written in a sentence, comma, we use past indefinite tense. Generally, if any past word is written in a sentence, we use past indefinite tense. हिंदी, सामान्यतः सामान्यतः यदि वाक्य में सामान्यतः यदि वाक्य में पास्ट का कोई भी शब्द लिखा हो, सामान्यतः यदि वाक्य में पास्ट का कोई भी शब्द लिखा हो, सामान्यतः यदि वाक्य में पास्ट का कोई भी शब्द लिखा हो तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। क्वेश्चन लिखिए। दे, यह आया हुआ क्वेश्चन है पहला। दे हैड फ्लोन टू अमेरिका इन 1920। ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। दे हैड फ्लोन टू अमेरिका इन 1920। नेक्स्ट, दैट डे वी had fun. Next, लास्ट ईयर, हाँ जी 2 बार ऐड था, ऐसा होता है लेकिन इसमें गलत था, लेकिन हो सकता है पास्ट परफेक्ट में। लास्ट ईयर वी हैव हैड मील एट अ ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट। नेक्स्ट, those days
हाँ जी, 2 बार हेड था। मतलब होता क्यों नहीं, पास्ट परफेक्ट में होगा ही। पहला हेड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हेड मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म हो सकता है। दोज डेज ही हैड कम टू आवर शॉप, come to our shop at 5 at 5 p.m. देखिए और लिखना है एक दो। और इसमें तो हर क्वेश्चन में आपका हिंट तो दिया ही हुआ रहेगा। इस रूल से कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हिंट जरूर है। लिख लिया? चल लिख रहा है। यार ये अचानक गर्मी आ गया इतना। पिछले साल तो मार्च में थोड़ा थोड़ा ठंड था। ये लग रहा है इतना ना, पूरा दुनिया लेकिन ठीक ही है हमारा इंडिया। पूरा दुनिया जब मारपीट कर रहा था तब हम लोग होली मना रहे थे। अच्छा लगा। मेरे खुद 3 रिलेटिव फंसे हुए हैं, एक बहरीन में और 2 सऊदी अरब में। मतलब वही झाड़ू पोछा वाला काम करता है, तो और क्या करेगा। तो जो जो अरब कंट्री जाता है वो क्या वहाँ कलेक्ट्री करता है, वही काम का वहाँ ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो आदमी बचत कर पाता है। और यहाँ पे रहोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, नहीं नहीं, कंपनी रहना खाना बहुत ही मतलब अमानवीय इनह्यूमन होगा, लेकिन रहना खाना फ्री रहता है। लेकिन यही है कि एक साथ 500 आदमी रहते हैं। वो एकदम हॉल जैसा है, उसी में आपको मतलब एक नहीं डॉर्मेट्री जैसा होता है उसी में। और शिफ्ट वाइज होती है। आपका 12 घंटे का शिफ्ट है तो वहाँ 12 घंटे दूसरा कोई रहेगा, और जब आप रिटर्न आओगे तब उसका शिफ्ट चालू रहेगा। तो ऐसे करके आदमी बचा लेता है। अगर 50,000 भी सैलरी है तो मान के चलो कि उसमें 40,000 रुपये बचा लिए। और यहाँ पे तो 50,000 जॉब मिलेगा नहीं अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। प्राइवेट में 10-15 हज़ार रुपये मिलेंगे तो उससे क्या होगा। तो इसलिए वहाँ पे रहते हैं, एक ही बार 2 साल 3 साल में आते हैं, तो वही लगता है कि 10 लाख रुपए हो गए हैं, तो जी लेता है सब। रो रो के फोन कर रहा था। शी हैज बॉट, इसलिए इंडिया में रहो। इंडिया नंबर 1 कंट्री है, इकलौता कंट्री है जहां पे आप सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को डायरेक्ट गाली दे सकते हो और कुछ नहीं होगा। और तुम दूसरे देश में, वहां पे तुम लोग को धमकी मिली है कि आप कोई भी बम या कुछ भी होगा तो फोटो तक नहीं खींचना है। सब तो न्यूज में सुन रहे हैं, हमें तो वो बताया, मेरा कजन लगता है, जो नहीं खींचना है एकदम आ के अनाउंसमेंट किया गया है। जो फोटो नहीं खींच सकते हैं कहीं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेंगे। तो ये है। और हमारे यहाँ पे हम कुछ भी पोस्ट कर दे, अभी मोदी जी पे मीम बना देंगे, उन्हें एकदम गमछा लहराते हुए दिखा देंगे, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा बीजेपी वाले पीछे पड़ सकते हैं। तो ये इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। शी हैज बॉट अ बाइक द प्रीवियस डे। नेक्स्ट, ये सीजीएल का क्वेश्चन लिख रहा हूं, लगभग हर किताब में है ये। लास्ट नाइट कॉमा आई dream that I sat on बुर्ज खलीफा। देखना लगभग हर किताब में है। एक शेख है जो बुर्ज खलीफा पे है, ये सेम क्वेश्चन लगभग हर किताब में है। एसएससी 2011 या 10 का क्वेश्चन है ये। कल रात को मैंने सपना देखा था कि मैं बुर्ज खलीफा में एक शेख हूं और बुर्ज खलीफा में हूं। अब तो सपना भी नहीं आएगा क्योंकि इजराइल वाला वहीं पे मिसाइल मार रहा है, गिर ही नहीं रहा है उस पर। पूरा कोशिश कर रहा है कि हाँ ईरान वाला, कौन जानता है कौन मार रहा है। इजराइल ही अपना बदला ले रहा हो। सारे मुस्लिम कंट्री से उसका 36 का आंकड़ा है ही।
गलती से वो इधर है, ईरान है, इधर कर दिया सऊदी अरब, इधर कर दिया बहरीन, नाम पड़ेगा ईरान का। तो हर क्वेश्चन में आपका हिंट है। पहले में क्या हिंट था? 1920। दूसरे में दैट डे। तीसरे में लास्ट ईयर। चौथे में दोज डेज। पांचवे में द प्रीवियस डे। छठे में, तो जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आया उसमें हिंट तो रहा ही है। तो 1920 में वो अमेरिका हवाई जहाज से गए थे। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्ल्यू। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। मतलब 1920 में वो अमेरिका हवाई जहाज से गए थे। फ्लाई का अर्थ उड़ना होता है, लेकिन फ्लाई का अर्थ हवाई जहाज में जब होता है तो हवाई जहाज से जाने के लिए कहते हैं। ये नहीं कि 1920 में वो अमेरिका उड़े थे, नहीं नहीं। उस दिन हमने मस्ती की थी। अकेला हेड रखो, अकेला होगा ना? कंफ्यूजन क्यों है? अरे भाई 3 फॉर्म होता है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म या तो हैज या हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म, और इसी सेकंड फॉर्म को तो आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो अकेला हेड रहने दो, वो मेन वर्ब का काम करेगा। हैज या हैव का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हेड ही होता है। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो इसलिए हम अकेला रहने देंगे इसे। तो ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। पिछले साल हमने एक सुंदर रेस्टोरेंट में खाना खाया था। वी हैव मील, ना हैव हटा देते हैं, क्योंकि हैड का एक अर्थ एट, ईट, एट, ईटेन, और हैव का एक अर्थ खाना भी होता है। आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग, तो हैव का एक अर्थ खाना भी होता है। तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड, या तो एट लिखो या हैड लिखो, अर्थ एक ही है। और हैव का क्या क्या अर्थ होता है ये आपको पढ़ना भी है, अभी टेंस में ही आने वाला है। कॉन्टिन्यूस में ऐसे कम से कम अच्छे वाले क्वेश्चन आपको कम से कम 40 लिखवाऊंगा तो बोर्ड पे, तो उसमें आपको ये मिलेगा। उन दिनों वह हमारे दुकान 5 बजे आता था, तो हैड कम हटाइए, कम का सेकंड फॉर्म केम। उन दिनों वो हमारे दुकान 5 बजे आता था। नेक्स्ट, उसने एक बाइक खरीदा है कल, नहीं, एक बाइक खरीदा था, तो हैज हटा देते हैं, क्योंकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही बॉट होता है। कल रात को मैं सपना देखता हूं, सपना देखा था, तो फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रीम, सेकेंड फॉर्म ड्रेम्ड, थर्ड फॉर्म भी ड्रेम्ड। ड्रीम, ड्रेम्ड, ड्रेम्ड, सपना देखना। तो हमें तो सेकेंड फॉर्म चाहिए थी, ड्रीम, ड्रेम्ड, ड्रेम्ड। तो यही था, कल रात को मैंने सपना देखा था कि मैं बुर्ज खलीफा पे बैठा हुआ था, कितने फ्लोर पे, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट, एक और लिख दीजिए, मिसलेनियस में है, रूल नंबर क्या है भाई? अच्छा 8। एक लिखिए, आप लोग के लिए नया है, इससे पहले किसी बैच में लिखा है तो नहीं था। इस सेंटर का ये पहला है रूल, इस पहले लिखा है। पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, 4 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको सिर्फ बताना है सही गलत, फिर रूल देखते हैं। पहला, टुडे कॉमा ही डिड इट, टुडे कॉमा ही डिड इट। दूसरा, टुडे कॉमा ही हैज डन इट।
सही गलत। तीसरा, ही केम हियर दिस इवनिंग। नेक्स्ट, ही हैज कम हियर दिस इवनिंग। 4 क्वेश्चन है, सही गलत बताना है। चारों सही, चारों गलत, कुछ सही कुछ गलत। केबीसी हो गया ये तो। कौन कौन सा अच्छा लग रहा है? 2 और 4। अच्छा तो मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन अच्छा लगने से नहीं, रूल से होगा। एक्चुअली अब ये लिख रहा हूँ आपके वैसे, ये रूल मैं नहीं लिख रहा था। एक जब आपको असाइनमेंट मिलेगा 250 क्वेश्चन, उसमें एक बहुत पहले आया था क्वेश्चन, उसमें दिस ईयर बोल के लिखा हुआ था, तो इसी रूल से वो था। और बहुत लेंदी क्वेश्चन था, स्टूडेंट लगभग अधिकतर ने वो जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में गलत हुआ था, तो चलिए लिख ही लेते हैं। मिंटू जी आप आ गए, बताओ भाई सही गलत। 2 और 4 सही है। चलो रूल लिख लेते हैं, लिखिए। रूल लिखो। इफ एनी ऑफ, इफ एनी, साउंड आवाज, कभी आवाज आ रहा है कभी चला जा रहा है। अब इफ एनी ऑफ these words, if any of these words is written, if any of these words is written in a sentence, if any of these words is written in a sentence, comma, we can use both, we can use both present perfect and past indefinite tense, present perfect and past indefinite tense। वर्ड लिख देता हूं कौन कौन से हैं। टुडे, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, this afternoon, this week, this month, this year। 5.5 ठीक है। अब तो 5.5 हो गया ना। जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में उसमें दिस ईयर था, प्रीवियस ईयर में। हिंदी लिखिए। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग हो, यदि वाक्य में इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग हो, यदि वाक्य में इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग हो, तो यदि वाक्य में इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग हो तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वाक्य में इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग हो तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये सब वर्ड लिख लीजिए। टुडे, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, जो भी है। मतलब वो चारों सेंटेंस सही थे।
जनरली हमें दिक्कत होती है कि टुडे देखते हैं तो हम सोचते हैं प्रेजेंट है, और जब पास्ट में आता है तो पहले ही हम उससे काट देते हैं। लिख लिया सभी ने? मतलब ये चारों सेंटेंस ग्रामेटिकली, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, चारों सही है। कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। कम, केम, कम, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका V3 है। आगे बढ़ सकते हैं। ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये चार मेजर हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं। क्योंकि इसमें अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 10 पॉइंट थे, कुछ भी पूछ सकता है। पास्ट इंडेफिनिट में भी 8 पॉइंट है और बहुत अच्छे वाले पॉइंट्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट कम पूछता है क्योंकि उसमें रूल ओरिजिनल में 2 ही बचे हुए हैं। कुछ भी हो जाए, उस 2 से ज़्यादा है नहीं, कुछ भी आए या आ सकता है, या 20 साल में आए हो 50 साल में, रूल ही 2 है तो वो पूछेगा कहाँ से। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हेडिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर देखेंगे। पहले पॉजिटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में या तो शैल या तो विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फिर नेगेटिव सब्जेक्ट, शैल या विल में इसको एक होगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब शैल या विल में इसको एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो नॉट हो जोड़ना है तो यहाँ जुड़ेगा, या फिर यहाँ पे लिखोगे तो शॉर्ट में लिखेंगे। या तो कहो विल ही नॉट, या फिर वॉन्ट ही, जैसे डू यू नॉट या फिर डोंट यू, एक ही बात होता है। तो देखो अब लॉजिक समझिए। ओल्ड इंग्लिश में होता था, पुराने इंग्लिश में प्लुरल के साथ हम शैल लिखते थे और सिंगुलर के साथ विल लिखते थे ओल्ड इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब हम सबके साथ विल ही लिखेंगे। तो मॉडर्न इंग्लिश में सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हम सबके साथ जनरली विल ही लिखते हैं। और अगर कहीं शैल आता है तो वही आपका इकलौता 2 रूल में एक्सेप्शन बचे हुए हैं। पहले था प्लुरल के लिए शैल और सिंगुलर के लिए विल, बट मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके लिए विल का प्रयोग करिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शैल बोलना टफ होता है, विल बोलना आसान होता है, और जो चीज आसान होता है वो लंबे समय तक रूल में रहता है, और जो चीज टफ होता है धीरे धीरे उसका यूज कम होता चला जाएगा, और वो चीज धीरे धीरे रूल से हट जाते हैं। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो विकास होता है। शैल ऐसे साउंड है, जब शैल बोलोगे तो आपके टंग जो है दोनों साइड से जीभ को फोल्ड करना पड़ेगा, श बोलना होता है। स बोलोगे तो सीधा रह गया, श बोलना पड़ेगा। हाँ, शंकर भगवान नहीं है वो, शंकर भगवान है। तू नालायक जीवन भर दूध चढ़ाया, क्या क्या चढ़ा दिया, हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, एक सरकारी नौकरी मिला, क्योंकि वो भी हिमालय में बैठ के सोच रहे होंगे ये तो शंकर से मांग रहा है, कोई रिक्शा या ठेला वाला होगा, मेरा नाम तो शंकर है,
मुझसे मांगे तब तो मैं इसे वरदान दूं। तो आज से शंकर भगवान से मांगना। ये तो कुछ और ही बोल रहा है ना, लाइक वो सोचेंगे चाइनीज किसी से मांग रहा है। शंकर भगवान, हाँ, शंकर बोलता है। तो इसलिए एसएच का साउंड में जो जीभ है आपकी, वो दोनों साइड से फोल्ड होना चाहिए, तभी श आएगा। हमें 1-1.5 महीने लगे थे, बड़ी बेइज्जती किया गया था हमारा, क्योंकि हर चीज में आएगा ना एसएच साउंड। अब बोलते हैं PR प्रोनंसिएशन, अब वो कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, डबल एसएच है। कन्वर्सेशन बोलते कन्वर्सेशन। हम समझ गए तो बेटा कहां से आया है। तो सब जगह वो चीजें चलती है। शेक्सपियर एसएच साउंड है, आया ना। तो एसएच साउंड में आपको टंग को दोनों तरफ से थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है। सीधा रखोगे स श, अब देख लो। इसीलिए बहुत टफ है, इसलिए ऐसे सेल का प्रयोग कम हो गया और विल का प्रयोग रह गया सबके साथ। चलिए रूल लिखते हैं, 2 ही रूल बाकी है इसका। अच्छा चलो, आपने बोला तो आपके लिए क्वेश्चन 2-4 लिखा जाए। एक तो 9 1 2 नॉर्मल लिखते हैं। आई विल प्ले डार्ट्स, जो रूल लिखा है उसी से 3-4। आई विल नॉट प्ले ड्रॉट्स, आई विल नॉट प्ले ड्रॉट्स। विल रानी लव गौरव, क्वेश्चन मार्क। 4th, will not Rani come here? 4 क्वेश्चन रहे, पास मार्क 4 आउट ऑफ 4। सिर्फ सही गलत बताना है। 4th लिखवाए तो नहीं है, लेकिन सीख लेंगे। आपने जो पूछा था वो 4th है। शकुनी को जानते हो? महाभारत में वो जो खेलता था उसी को तो ड्रॉट्स कहते हैं। क्या बोलते हो, चौसर? चौसर या पासा जो खेलते हैं। कितने चाहिए भांजे, द्रौपदी तेरी। तो वो जो शकुनी मामा जो महाभारत में खेल रहे थे, उसी को हम ड्रॉट्स कहते हैं। पढ़ना है, अगला चैप्टर जो आएगा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक रूल में आएगा, डार्ट्स, ड्रॉट्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, कार्ड्स, सब आएंगे जो भी खेल होते हैं। पहला सही है ऑफ कोर्स। डार्ट्स तो याद ही है ना, कौन सा खेल है? वही जो एरो से जो मारते हैं उसमें चिपक जाता है। हाँ, वो जो 3 इडियट मूवी में जो वायरस का फोटो लगा के वो लोग उस पर निशाना लगाते हैं, वही वाला। आई विल प्ले डार्ट्स, ठीक है। आई विल नॉट प्ले ड्रॉट्स, मैं चौसर नहीं खेलूंगा। विल रानी लव गौरव, क्या रानी गौरव को प्यार करेगी? हाँ करेगी। भविष्य है भाई, कुछ भी हो सकता है। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तब रानी गौरव से प्यार करेगी। अच्छा नहीं लिखा रहता दुकान पे? हमने उधार बंद कर दिया है। उधार उस दिन से शुरू होगा जिस दिन राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ चलिए 4th, सही गलत? गलत। देखो लॉजिक समझ लो, नोट में लिख लो, हर टेंस के लिए है। एक मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन हर टेंस में ये रूल चलता है। 3 तरीके से वो क्वेश्चन में लिख सकते हैं। पहला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस जो भी बकवास लिखो क्वेश्चन मार्क। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब प्लस एंटी, नॉट नहीं है उसका शॉर्ट फॉर्म,
जैसे डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, तो एंटी प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी चले। और तीसरा एग्जाम में वो तीसरा देते हैं, वो ऐसे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कहाँ गया रे भाई, अपने आप मिट जा रहा है, आ जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी हो क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखना, ये सही है तरीका, ये सही है, ये कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, और एग्जाम में वो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर नॉट पूरा लिखने की इच्छा है तो उसे सब्जेक्ट के बाद लिखिए, और अगर नॉट को पहले लिखना है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, प्रश्नवाचक में। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है वॉन्ट। सभी शॉर्ट फॉर्म भी आपको लिखना है। एक चैप्टर आएगा टेंस का, ही छोटा पार्ट क्वेश्चन टैग, उसमें हर किसी का शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है, वो भी लिखवाया जाएगा। किसमें? हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है शैल विल सब जगह, ये क्या होता है? एक तरह का, और मॉडल के बाद प्योर फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, जिसे हम प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। और अगर वर्ब में एस जोड़ दोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा, इस कारण से एस नहीं रहेगा। जैसे डू डज था ना, वैसे ही शैल विल है, इनके बाद कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता। तो ये तो गलत है भाई, विल नॉट रानी नहीं लिख सकते, या तो लिखो विल रानी नॉट, या फिर शॉर्ट में लिखो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट रानी, कोई एक लिख लीजिए इनमें से, दोनों सही है। ये बोलचाल में ज्यादा हम बोलते हैं, विल रानी नॉट कम हियर या वांट रानी कम हियर। क्या रानी यहां नहीं आएगी? आएगी आएगी। तो ये हर टेंस में जहां भी इंट्रोगेटिव है, ये स्ट्रक्चर वाला ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। रूल लिख लो अब, 2 रूल हैं, खत्म हो जाए आज। रूल 1, अच्छा ध्यान से इसी को मत याद कर लेना, ये काटा हुआ है रे भाई, पता चला इसको याद कर लिया फिर हम ही से भिड़ा रहेगा। आपने तो लिखा दिया था, तो फिर मुझे रिकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा। अगर रिकॉर्डिंग दिखाना पड़ा तो 2 मुक्का। चलिए रूल 1, 2 रूल हैं, दोनों लिख लीजिए। पहले रूल 1 लिखिए, स्टिल, स्टिल इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, still in interrogative sentence we must use shall. Still in interrogative sentence we must use shall with, we must use shall with I and we। मतलब अभी भी हम सबके लिए will लिखते हैं, बट ये एक्सेप्शन अभी भी है। हिंदी, अभी भी प्रश्नवाचक वाक्यों में, अभी भी प्रश्नवाचक वाक्यों में, अभी भी प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें। अभी भी प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें। अभी भी प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें। अभी भी प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें। मतलब सिर्फ 2 शब्द के लिए शैल अभी है। क्वेश्चन देखते हैं, विल आई कम होम टुमारो, will I come home tomorrow? Next, I will come home tomorrow.
गायब हो जा रहा अपने आप। विल वी गो टू हिज हाउस। ये हिज है रे भाई, अपने आ जाएगा, थोड़ा देर में आएगा। वी विल गो टू, देखो आ गया, अब यहाँ गए, हिज हाउस। नेक्स्ट वन, हाउ विल वी हेल्प द पुअर। नेक्स्ट वन, will they come here? Will they come here? तो चलिए बताइए वन बाय वन। इंट्रोगेटिव में अगर आई या वी कुछ भी आ गया तो शैल ही लिखोगे। दूसरा, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो मॉडर्न में तो हम सबके लिए विल ठीक ही है, सिर्फ इंट्रोगेटिव में आई और वी के साथ शैल, तो ये तो फुल स्टॉप है, तो कोई एरर नहीं। फिर तीसरा इंट्रोगेटिव है तो वी के साथ विल नहीं। ये रूल आपको वॉइस, नरेशन, टेंस सब जगह सेम है। ये अब फुल स्टॉप है तो रूल खत्म, नो एरर। फिर से इंट्रोगेटिव आ गया तो वी के साथ शैल लिखिए। यहां तो दे है, तो बाकी तो सबके लिए तो हम विल लिखते ही है, बस आई और वी के लिए इंट्रोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ शैल लिखते हैं। सिर्फ आई और वी के लिए रूल है, यहां पे दे लिखा हुआ है। बताइए इसमें कुछ डाउट हो तो। लास्ट रूल ऑफ द डे, हाँ, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल। बस वो कंफ्यूजन के लिए हाउ लिख देते हैं ताकि हमें लगे कि हाउ है, नहीं उससे मतलब नहीं है, सब्जेक्ट तो आपका अभी भी वी ही है ना। लास्ट रूल ऑफ द डे, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पहले तो फुल फॉर्म लिखिए, DTPA। डी का फुल फॉर्म डिटर्मिनेशन, पी का फुल फॉर्म थ्रेट, पी का फुल फॉर्म प्रॉमिस, ए का फुल फॉर्म एडवाइस। तो ये रूल है DTPA रूल। पहले लिखते हैं रूल फिर बात करते हैं। रूल कहता है इन DTPA सेंटेंस, in DTPA sentence use will with I and we and with other subjects, and with other subjects use shall। तो DTPA लिख के उसके नीचे हिंदी लिखिए। DTPA वाक्यों में
डीटीपीए वाक्यों में डीटीपीए वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करें। डीटीपीए वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करें। डीटीपीए वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करें। और डीटीपीए वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करें। डीटीपीए वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करें और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ डीटीपीए वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करें और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग करें। डीटीपीए वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करें और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग करें। मतलब ये मॉडर्न इंग्लिश का टोटल उल्टा है। मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि सबके साथ विल लिखो, बस आई और वी के साथ इंट्रोगेटिव में शैल लिखो। ये कहता है कि सबके साथ शैल लिखो, बस आई और वी के साथ विल लिखो। डिटर्मिनेशन का फुल फॉर्म मतलब हिंदी दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन का हिंदी है दृढ़ निश्चय। क्या बात है, आज मुझे इतना फोन क्यों आ रहा है लोगों का? बकाया तो किसी का नहीं रखा मैंने, उधारी भी नहीं है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। टी थ्रेट मतलब धमकी या चेतावनी। थ्रेट धमकी या चेतावनी। प्रॉमिस का हिंदी है वादा। और एडवाइस बताइए, सलाह। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। थ्रेट धमकी या चेतावनी, प्रॉमिस वादा, एडवाइस सलाह। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में अगर इन चारों में से कोई हिंदी आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, धमकी की बात है, चेतावनी की बात है, वादा की बात है, सलाह की बात है या दृढ़ निश्चय, तो आई और वी के साथ विल लिखोगे, बाकी सबके साथ शैल। और वैसे भी डेली ये देखो ना, एक बार आप बोलते हो ये आई विल किल यू, इसी रूल से तो है। इसमें क्या है, क्या छुपा हुआ है? थ्रेट है, धमकी दे रहे हो, आई और वी के साथ विल। मतलब गुस्सा में आप इंग्लिश सही यूज करते हो, हमेशा गुस्सा में रहो, इंग्लिश सही रहेगा। अब आइए सीजीएल का क्वेश्चन। सीजीएल में आया था आई प्रॉमिस कॉमा आई पे यू। आई प्रॉमिस आई पे यू। थर्ड क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ट्रेसपासर्स, ये तो वॉइस में भी मिलेगा क्वेश्चन। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। नेक्स्ट वन, द potency will prosecute trespassers. Next, we will pass the exam at any cost. Next, come what may, comma, I shall buttress you. Come what may, I shall buttress you. प्रोसिक्यूट मतलब पनिश, हाँ, घुसपैठियों को सजा दी जाएगी। ट्रेसपासर्स मतलब घुसपैठिया। बहुत सारे फैक्ट्री के गेट पे तो ये लिखा रहता है ट्रेसपासर्स, जो लिखा रहता है।
पहला तो सही है क्योंकि धमकी चेतावनी है। दूसरा में खुद ही आपका सीजन ने हिंट दिया था, प्रॉमिस। तीसरा में धमकी है कि बिना अनुमति के अगर प्रवेश करोगे तो सजा मिलेगी। चौथा भी वही है। पांचवे में क्या हिंट है? एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हम एग्जाम पास करेंगे, तो ये तो आपका दृढ़ निश्चय है। छठे में हिंट है कम वट में, मतलब चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा। तो ये गलत है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पैसे देता हूं या दे दूंगा, दे दूंगा, तो इस पार्ट में विल आएगा क्योंकि हिंट में आपके पास प्रॉमिस है लिखा हुआ। आई और वी के साथ विल आता है, लेकिन यहां पे क्या है? ट्रेसपासर्स। आई भी छोड़कर कुछ भी हो, और अगर धमकी चेतावनी है तो विल नहीं, शैल। प्रोसिक्यूट मतलब पनिश। ट्रेसपासर्स मतलब घुसपैठिया। पोटेंसी का अर्थ होता है अधिकारी, अथॉरिटी। पोटेंसी के दो हिंदी है, अधिकारी या अधिकार। तो अधिकारी घुसपैठियों को सजा देंगे, यह भी तो धमकी है। अगर बिना अनुमति के प्रवेश करोगे तो सजा मिलेगा। तो यहाँ पे तो भाई अथॉरिटी है, मतलब पोटेंसी आई भी नहीं है, तो यहाँ पे भी शैल ही रहेगा। हम किसी भी कीमत पे एग्जाम पास करेंगे, तो एट एनी कॉस्ट मतलब डिटर्मिनेशन होता है, तो ये तो ठीक है। आई और वी के साथ विल आएगा। कम वट में, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तो आई के साथ विल आएगा। बटरेस मतलब सपोर्ट करना, साथ देना। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, खत्म। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मतलब ये वाक्य देख के आपको समझना होगा कि उसमें डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस या एडवाइस है, तो आई और वी के साथ विल लिखोगे। बाकी कुछ भी आ जाए, ट्रेसपासर्स, राम, श्याम, कुछ भी आ जाए, सबके साथ शैल लिखोगे। जैसे कम वट में, राम विल हेल्प मी, चाहे जो हो जाए राम मेरी मदद करेगा, तो राम विल नहीं होगा, राम शैल होगा। एक बहुत पहले का क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसे था हेडिंग, मतलब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था, वार्निंग, और ऐसे एक्सक्लेमेटिव मार्क था प्रीवियसर में, और क्वेश्चन आया था नो वन विल इंगेज सीट्स, नो वन विल इंगेज सीट्स फॉर फ्रेंड्स अदरवाइज, कुछ ऐसा करके था। खुद ही हिंट था हमारे पास। वार्निंग मतलब क्या? थ्रेट है, चेतावनी दे रहा है कि कोई भी अपने दोस्तों के लिए सीट को इंगेज ना करे। पता नहीं है कि मान लो 2:30 बजे से क्लास है, तो कुछ बच्चे 1:30 बजे ही आ जाएगा, एक पे अपना कॉपी रखेगा, एक पे चप्पल रखेगा, एक पे पेंसिल रखेगा, ये पप्पू का सीट, ये चुन्नू का सीट, ये मुन्नू का सीट, तो ये गड़बड़ है ना। तीसरे चेतावनी, कोई भी छात्र अपने दोस्तों के लिए सीट को इंगेज नहीं करेंगे। तो ये तो खुद ही हिंट में हमारे पास वार्निंग था। तो सब्जेक्ट क्या है? नो वन। आई भी नहीं है ना, तो बाकी सभी के साथ शैल होना चाहिए। ये रही आज की सभा, यहीं समाप्त की जाती है। अगले दिन से हम मिलेंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में अलग तरीका रहेगा थोड़ा, वहाँ क्वेश्चन थोड़ा कॉन्टिन्यूअस इजी है, उसका एक अलग रूल आएगा, वो हैवी पड़ेगा बस। जय हिंद।